यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। 18वीं सदी के आरंभ में यूरोप कोई राष्ट्र राज्य नहीं था, क्योंकि वे उनकी कोई सामूहिक पहचान या सर्वनिष्ठ संस्कृति नहीं थी। वे विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य थे। ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैप्सबर्ग साम्राज्य में फ्रेंच, इतालवी और जर्मन भाषा बोलने वाले लोग थे। उन्हें एक धागे में पिरोने वाली कोई चीज थी तो वो एक सम्राट के प्रति उनकी निष्ठा थी। कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। कुलीन वर्ग और मध्य वर्ग 18वीं सदी के यूरोप के दो प्रमुख वर्ग थे। फ्रेंच बोलने वाला कुलीन वर्ग सामाजिक और राजनीतिक रूप से प्रभुत्वशाली वर्ग था, लेकिन अधिकांश आबादी कृषकों और छोटे मालिकों की थी। उनके पास या तो खुद की जमीनें हुआ करती थीं या वे भूदास के रूप में कुलीन वर्गों की जमीन पर खेती किया करते थे। औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से औद्योगिक शहरों और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ। औद्योगिकरण के कारण एक अन्य सामाजिक समूह के रूप में शिक्षित उदारवादी मध्य वर्ग उभरा, जो राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता था और कुलीनों या अभिजात वर्ग की निंदा करता था। उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे? उदारवाद यानी लिबरेशन शब्द लातिन भाषा के मूल लाइबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है आजाद। राजनीतिक रूप से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति के साथ साथ एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। ये जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके मताधिकार के पक्ष में था। नेपोलियन संहिता में संपत्ति विहीन पुरुषों और महिलाओं को मत के अधिकार से वंचित रखा गया था। फ्रांस महासंघ के 39 संघों में से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नाप तौल प्रणाली थी तथा वस्तुओं, लोग और आर्थिक विनिमय में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं थी। शुल्क संघ ज़ोलवेरिन द्वारा शुल्क दर समाप्त कर दिया गया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई। रेलवे के नए नेटवर्क ने आवागमन और आर्थिक विकास को सरल बनाया और राष्ट्रवाद को प्रेरित किया।